बेटा तुम एक बार फिर सोच लो इस बारे में। अम्मी, जब मुझे इतनी जल्दी शादी करनी ही नहीं है और ना ही इतनी दूर जाना है तो फिर आप क्यों जोर दे रही हैं? अरीबा ने झंझलाते हुए लहजे में पूछा। जल्दी तो नहीं है, खैर सही उम्र है बेटा, ये ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो गया है और मास्टर्स तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, बल्कि जो भी करना चाहो वो कर सकती हो। वो लोग कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे तुम्हारे ऊपर तुम्हारी तालीम के हवाले से। और दूर कहाँ बेटा, इस्लामाबाद इतना भी दूर नहीं, और वैसे भी अब तो आना जाना भी आसान है। अम्मी ने प्यार से सर सहलाते हुए अरीबा को समझाया तो वो खामोशी से उनकी गोद में सर रखकर लेट गई और आंखें मूंद ली। यार ये तुम कहाँ बैठे बैठे खो जाती हो? यासिर की आवाज पर चौंक कर अरीबा ने उसकी तरफ देखा और एक सर्द आह भरकर फीकी सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर बोली, आप कब आए? जब आप किसी के ख्यालों में डूबी हुई थी। यासिर ने जरा शोख लहजे में अरीबा को चिढ़ाया और हस्बे साबिक वो चिढ़ ही गई थी। आपको पता है कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, ना आपसे पहले कोई था, फिर आप ये क्यों कहते रहते हैं? उसने कदरे बुरा मान कर कहा। अरे अरे, एक तो तुम फौरन दिल पे ले लेती हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम यकीनन अपने मेके वालों को याद कर रही होगी। यासिर ने आगे बढ़कर अरीबा के हाथ थाम कर कहा, फिर हल्के फुल्के लहजे में उसे छेड़ते हुए कहने लगा, और वैसे तुम जितना उन लोगों को याद करती हो, सच्ची कभी तो मैं रश करता हूँ और कभी बहुत जेलिस होता हूँ। इतने अच्छे शौहर के होते हुए भी तुम उन लोगों को याद करती रहती हो। मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत जल्लाद किस्म का शौहर हूँ। ऐसी बात नहीं है यासिर, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत अपनी जगह और मेरे माँ बाप और बहन भाइयों की मोहब्बत अपनी जगह। आपकी मोहब्बत का खाना अलग है और उनकी मोहब्बत का खाना अलग। मैं बस उन लोगों से इतनी दूर हूँ, शायद इसीलिए हर वक्त याद करती रहती हूँ। आप तो मेरे पास हैं तो आपको याद करने की क्या जरूरत है? अरीबा ने रसान से समझाते हुए अपने शौहर की तरफ देखा। दिल में एक धड़का भी होने लगा कि कहीं इस बात पे यासिर का मूड खराब ना हो जाए। फिर खुद ही बात समेटे हुए बोली, चले आप फ्रेश होकर आएं, मैं अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अभी तक आपके इंतजार में अम्मा अब्बा ने भी चाय नहीं पी। चलो ठीक है, तुम बनाओ, मैं फ्रेश होकर अम्मा अब्बा के पास जा रहा हूँ, वहीं चाय ले आना। यासिर उसके साथ ही कमरे से बाहर निकलते हुए बोला। अरीबा हसन 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। एक बड़ी आपा फरीहा, दाऊद भाई के बाद अरीबा और फिर आयशा और माज थे। आपस में मिसाली मोहब्बत तो न थी, बल्कि अक्सर औकात तो बस लड़ाई झगड़ा ही होता रहता था, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। बस यूं समझ लें कि पास रहा भी ना जाए और दूर जाया भी ना जाए कि अमली तफसीर थे सब। दाऊद भाई का तो रोब था बहुत, हालांकि इतने बड़े नहीं थे, मगर बस कुछ बुजुर्गों वाला रोब रखने का शौक था उन्हें। फरीहा आपा भी यूं तो बहुत कोशिश करती थी बड़ी आपा बनने की, मगर अरीबा, आयशा और माज उनकी डांट को किसी गिनती में शुमार ही नहीं करते और भूली सी आपा को अक्सर ही अपनी खुशामदी बातों में लगाकर अपनी शरारतें करते रहते थे। अरीबा फितरतन सादा और हसास लड़की थी, बहुत शोख और शरारती तो नहीं, अलबत्ता अपने छोटे भाई बहन के साथ उनकी शरारतों में शामिल जरूर होती थी, मगर साथ ही साथ अपना दामन बचाकर निकलने का भी रास्ता महफूज रखती थी। और कभी जब डांट के साथ मार पड़ने की तवक्को होती तो साफ मुकर जाती कि मैं तो मौजूद ही नहीं थी, या फिर कभी कहती कि मैं तो खुद इन लोगों को मना कर रही थी, मगर ये सुन ही नहीं रहे थे। और ऐसे में आयशा और माज उसके मीसनेपन पर दांत पीसते रह जाते और आइंदा साथ ना खिलाने की धमकी देते। हंसते खेलते लड़ते झगड़ते कब बचपन और लड़कपन गुजर गया, आज सोचूं तो ख्वाब सा लगता है। अरीबा ने बेसाख्ता खुद कलामी की तो उसकी सास ने जाते जाते पलटकर उससे पूछा, क्या बात है बेटा, उदास हो? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, जो भी बात है तुम मुझसे भी कह सकती हो, बता सकती हो, अम्मा ने मुस्कुराकर अरीबा से कहा। अरीबा जो कुछ झिझक महसूस कर रही थी, उनकी बात सुनकर हौसला करके बोली, बस अम्मा, घर वाले याद आ रहे थे। अम्मी के यहाँ तो माशाअल्लाह से शोरोगुल रहता था, यहाँ पर खामोशी है, शायद इसीलिए। लो बेटा, ये क्या बात कही तुमने? क्या हम तुम्हारे घर वाले नहीं हैं? और खामोशी की क्या बात है? मैं हूं घर में, अस्मा है, तुम खुद ही मुंह बना के या उदासी की तस्वीर बनकर घूमती रहती हो। अस्मा तुमसे सही तरह से बात नहीं करती या फिर यासिर का रवैया सही नहीं है तुम्हारे साथ? अम्मी ने एकदम ही इसके जवाब में खरी खरी सुना दी तो वो हक्का बक्का उनकी शक्ल देखने लगी। अम्मा ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने,
आप सब बहुत अच्छे हैं, बस अस्मा अपनी पढ़ाई में लगी रहती है और आप भी खामोश तिबा हैं और सब बहुत अच्छे हैं तो बस। और यासर तो घर में होते ही नहीं है। बेटा बुरा मत मानना, खुद को घर का हिस्सा समझोगी तभी दिल लगेगा तुम्हारा। अम्मा ने हाथ उठाकर उसे टोकते हुए कहा, मगर तुम माजी से बाहर निकलो तो कुछ हो। हर वक्त जब उनको ही याद करती रहोगी तो यही होगा, और फिर फोन पर भी तो बात करती हो जब भी दिल नहीं भरता। खैर से 3 साल हो गए शादी को, बच्चे पर तवज्जो दो, घर पर तवज्जो दो। लेकिन नहीं भाई। अम्मा उसे हैरान परेशान अपनी सुनाकर किचन से चली गई थी और वो पलकें छपक छपक कर आंखों में आंसू पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। यार तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, क्यों उदास रहती हो तुम हर वक्त? यासर ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर कुछ झंझलाकर कहा तो अरीबा, जो सोने के लिए करवट बदल कर लेट गई थी, ने डुबडुबाई आंखों से उसकी तरफ देखा। अब फिर तुम पर डिप्रेशन का दौरा पड़ गया, जब देखो तभी उदास शक्ल बनी हुई होती है। यासर ने तब कर कहा तो अरीबा को भी गुस्सा आ गया। आपसे किसने कहा कि मैं उदास हूं? बस आते ही मुझ पर शुरू हो गए। इस लहजे में बात करेंगे तो क्या रोना नहीं आएगा मुझे? देखो अरीबा, मैं मानता हूं कि तुम अपने माँ बाप से बहुत दूर हो, साल में ही आना जाना हो पाता है, कराची इतना करीब नहीं है, फिर भी तुम हर साल चली तो जाती हो। और अब तो हमारी शादी को भी 3 साल हो गए, एक प्यारी सी गुड़िया भी है हमारे पास। इतने अरसे में तो दिल लग जाता है। सभी लड़कियां ससुराल में आके खुद को उनके तौर तरीकों में ढाल लेती हैं और नई जिंदगी को खुशी से कबूल करती हैं, लेकिन तुम पता नहीं क्यों खुश नहीं रहती, क्यों हमें कबूल नहीं कर पाई? क्या मैं अच्छा शौहर साबित नहीं हुआ? मैं अपनी सी पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखने की, मगर फिर भी लगता है नाकाम हूँ। यासर ने आराम से अरीबा को समझाते हुए कहा कि आपसे अम्मा ने कहा होगा कि मैं खुश नहीं हूँ, है ना? अरीबा ने शिकवा केना नजरों से देखते हुए पूछा। चलो आओ उठो, बाहर चले, तुम फ्रेश हो जाओगी। यासर ने बात को खत्म करने की गरज से अरीबा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन अरीबा बरहम होकर उठकर बैठ गई और उसकी तरफ देखकर तेज लहजे में बोली, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, और एक तो जब कोई ऐसी बात हो अम्मा आपसे कह देती हैं। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की थी, ना ही मैं उदास रहती हूँ, बस सब मुझसे इतनी दूर रहते हैं इसलिए बहुत शिद्दत से याद आते हैं। और अम्मा ने खुद ही मुझसे पूछा था, मैं तो कोई उदासी का इश्तेहार बनी नहीं घूम रही थी। और कब आपने मेरे रवैये में महसूस किया कि मैं आप लोगों को कबूल नहीं कर पाई? कब आपने देख लिया कि इस घर को अपना घर नहीं समझा? लेकिन अगर दूसरे मकीनों के दिलों में गुंजाइश नहीं है मेरे लिए तो मैं क्या करूं? आराम से बेगम, तुम तो एकदम ही गुस्से में आ गई। यासर ने अरीबा को गुस्से में देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ठंडा करने की कोशिश की। फितरतन वो सुलह-जू किस्म का इंसान था, इसलिए फौरन ही बात को खत्म करने की कोशिश करता। यार अम्मा दिल की बुरी नहीं है, तुम्हें पता है ना, और शायद हर औरत सास बनने के बाद थोड़ी सी खुदगर्ज हो जाती है। पहले वो भी ऐसी नहीं थी, और तुम्हें भी याद होगा कि शादी से पहले वो तुम्हारी भी कितनी तारीफें करती थी और अब भी ख्याल करती हैं तुम्हारा। खुद भी इन सब तजर्बात से गुजर चुकी हैं, लेकिन अब सास बन गई हैं तो जैसे फिर वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है। औरत जब खुद बाइख्तियार होती है तो फिर अपना वक्त भूल जाती है, बस यही बात है, वरना वो बहुत अच्छी हैं। यासर ने अम्मा की तरफ से उसका दिल साफ करते हुए कहा और हल्के से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अच्छा ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कोई शिकायत नहीं की थी और ना अब की है। आप भी सो जाइए, गुड़िया भी सो गई है आज जल्दी, और मुझे भी नींद आ रही है। अरीबा ने बात को समेटते हुए थके थके लहजे में कहा, ओके शब बखैर। यासर ने अरीबा की पेशानी पर अपने लब रखे और करवट बदल कर लेट गया। अरीबा ने नम आंखों से उसकी पीठ को देखा। थोड़ी ही देर में यासर की हल्के हल्के खराटे कमरे में गूंज रहे थे और अरीबा का तकिया आंसुओं में भीग रहा था। फिर वो खामोशी में चलती हुई खिड़की में जाकर खड़ी हो गई और चांद को तकते हुए उसकी आंखें मींह बरसा रही थीं और उसकी मुंतशिर सोचें उसकी समातों में गूंजने लगी। ये मोहब्बतें बहुत अजीब होती हैं यासर, मैं आपको कैसे समझाऊं। मोहब्बत की कोई भी शक्ल हो, किसी से भी हो, ये कुर्ब मांगती है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके घर वाले भी मुझे बहुत अजीज हैं, मगर मैं क्या करूं मेरे वालिदैन की मोहब्बत का। मेरे बहन भाइयों का कोई नेमुल बदल नहीं है। वालिदैन अगर दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो बेटियां भी दिल में तड़प और कसक लिए ही रुखसत होती हैं, और अगर बेटी मेरी तरह परदेसी हो जाए तो ये कसक ताहयात उसके साथ रहती है।
अम्मी मैं आपको कैसे बताऊं आपके वजूद की खुशबू अपने गिर्द ना पाकर मैं कितनी सिसकती हूँ। आपके कुर्ब का लम्स महसूस करने के लिए तड़पती हूँ, मगर ये इंतजार मेरे नसीब में चंद दिनों का नहीं, चंद महीनों का नहीं, बल्कि सालों का है। अब्बू आपकी प्यार भरी डांट का, आपके शफीक हाथों की ठंडी छांव जब सर पर आकर ठहरती थी, उस पल का कितनी शिद्दत से मैं इंतजार करती हूँ। फोन पर बात कर लेने या फोन पर एक दूसरे को देख लेने से वो तश्नगी नहीं मिटती जो हर दिन के अख्ताम पर जदन के ऊपर एक दूसरे को देख लेने से वो तश्नगी नसीमो जाम में बढ़ती जाती है। कभी कभी यूं गुमान होता है कि जैसे अभी दरवाजा बजेगा और आपा, भाई, आयशा और माज हंसते हुए आएंगे और सरप्राइज कहकर मेरे गले लग जाएंगे। हम खूब बातें करेंगे, खूब तंग करेंगे एक दूसरे को, लेकिन ये बातें शायद फिल्मों में या कहानियों में होती हैं। हकीकत में बस वही खामोशी और सन्नाटे होते हैं जो मुकद्दर में लिख दिए जाते हैं। बेटी का पराया होना मुकद्दर होता है, इसका बिछड़ना नसीब होता है, मगर ये किसी को कैसे बताऊं। फूल जब शाख से जुदा हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं खिलता। वो किसी और के आंगन को अपने खुशबू से महका तो देता है, लेकिन खुद भी नमू नहीं पाता। शौहर की मोहब्बत और ससुराल वालों की मोहब्बत बेटी को खुशो खुरम रखती है, इस फूल को तरोताजा रखती है, मगर बेटियों के दिल के नहा खानों में कहीं उदासी डेरा डालकर रखती है। माँ बाप तो अपनी औलाद को खुश देखकर अपना सारा दुख और उदासी भूल जाते हैं। औलाद की तमानियत भरे चेहरे उनके इंतजार की सारी थकन जायल कर देते हैं। मैं शायद लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि एक कसक ताहयात दिल में रहती है और रहेगी। शायद ये कसक मिट जाए अगर ये फासले ना हो, ये उदासी अपना रंग फीका कर देगी अगर जो ये सरहदें ना हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं। अब